गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछला टॉपिक हमारा रहा था बहुउद्देश्य जो नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं उनके कुछ लाभ, उनके कुछ महत्व को हमने हाईलाइट्स किया था पॉइंटों के माध्यम से। आज हम उससे आगे का टॉपिक कवर करेंगे। उससे आगे का टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभाव एवं सीमाएँ। यानी अभी हमने पिछली वीडियोज़ में, पिछली क्लास में हमने बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कुछ लाभों के बारे में चर्चा की थी। आज हम लाभों के साथ साथ हमने उसके प्रतिकूल प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो देखिए, हालांकि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, जो हमें विकास की ओर ले आते हैं, लेकिन कभी कभी इन परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलते हैं। यानी कि हम बात करें कि अभी हमने बहुत सारे लाभ देखे थे पिछली वीडियो में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के माध्यम से। हालांकि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का जो विकास एक क्रियान्वयन किया जाता है बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाता है, लेकिन कभी कभी इसके प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे पहले पर्यावरणीय प्रभाव। तो पर्यावरणीय प्रभाव किस प्रकार से होता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का, आइए देखते हैं। देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के द्वारा बनाए गए जलाशय में वनस्पति और जीव के साथ मानव बस्तियां भी जलमग्न हो जाती हैं और उनको विस्थापित भी कर दिया जाता है, जिससे वनस्पति और जीवों के हिरास होने के कारण पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। सिंपल सी बात है, आप जानते हैं जहां बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं, यानी जब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बन जाती हैं तो उनके माध्यम से जल के अपार भंडार को स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। तो उस जल के स्टोर होने से, संग्रहित होने से आसपास के क्षेत्र में पानी भर जाता है, यानी जलमग्न हो जाता है, जल स्तर वहाँ बढ़ जाता है। तो जिन क्षेत्रों में पानी भर जाता है, जहाँ हम जल को स्टोर करते हैं, तो वहाँ जो पहले से ही कुछ जीव जंतु होते हैं या कुछ वनस्पतियाँ होती हैं, वो उस या उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो मानव बस्तियाँ हैं, वो भी जलमग्न हो जाती हैं कभी कभी। तो उससे हमारा पर्यावरणीय प्रभाव होता है, क्योंकि वनस्पति तो नष्ट होती है, साथ साथ जो वन्य जीव होते हैं, जो वनों में निवास करने वाले होते हैं, जो जल में नहीं रह सकते, वो भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ मानव बस्तियाँ प्रभावित होती हैं, जो पर्यावरण के प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी होती हैं। आगे हम बात करेंगे मृदा की उर्वरता पर प्रभाव के बारे में। यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से मृदा की उर्वरता पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, जो हम प्रतिकूल प्रभावों में पड़ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से। आप जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से आने वाली बाढ़ के कारण प्रत्येक वर्ष मृदा पर एक परत का विकास होता था। यानी आप जानते हैं जब प्रतिवर्ष किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है तो वहाँ बाढ़ के साथ विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ और जलोढ़ मृदा जिसको हम कहते हैं वो आती है, और बाढ़ का स्तर कम हो जाने से, बाढ़ समाप्त हो जाने से वो एक अच्छे मृदा या मृदा कृषि क्षेत्र का निर्माण करती है, उर्वरक कृषि क्षेत्र का निर्माण करती है, जो काफ़ी उर्वर होता है, पोषक तत्व उसके अंदर होते हैं। और क्या होता है, जब हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का क्रियान्वयन करते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बना देते हैं, तो जो बाढ़ क्षेत्र है वो कम हो जाता है, यानी बाढ़ कम हो जाती है। जिन क्षेत्रों में बाढ़ आनी पहले आती थी वहाँ उर्वरक मिट्टी का निर्माण होता था, लेकिन बाढ़ कम आने से वहाँ उर्वरक मिट्टी है वो कम होती है, उर्वर मिट्टी का कृषि क्षेत्र जो है कम हो जाता है, जो सीधा सीधा मृदा की उर्वरता को कम करता है, और उसके साथ साथ उसका कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है। आप समझ सकते हैं। आगे है समाज पर प्रभाव। तो आप जानते, देखिए, बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं जब स्थानीय समुदायों की जीविका और सांस्कृतिक परंपरा के समाप्त होने का कारण बनती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय जनसंख्या बड़े पैमाने पर विस्थापन करती है। किस प्रकार से, आप देखिए देखिए जब बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जाती हैं किसी स्थान पर, तो मान लीजिए किसी पर्वतीय क्षेत्र में नदी घाटी परियोजना बनाई जा रही है, तो उसके आसपास जो भी मानव समुदाय हैं उनकी या तो ज़मीन को संग्रहित कर लिया जाएगा, उनकी ज़मीन को वहाँ से क्या कर लिया जाएगा, अधिग्रहण कर लिया जाता है सरकार के द्वारा, उनकी ज़मीनों को खरीदा जाता है। यानी वहाँ पर क्या होता है, कृषि क्षेत्र का जो कृषि क्षेत्र है वो तो कम होता ही है, लेकिन वहाँ पर जो रहने वाला समाज है, वहाँ पर जो रहने वाली जनसंख्या है, वहाँ उस पर प्रभाव पड़ता है सीधा, क्योंकि उसे उस क्षेत्र को छोड़ करके जाना पड़ता है। वहाँ जो उसकी पहले जीविका चल रही थी अपने कृषि क्षेत्र में या कृषि के माध्यम से, वो कृषि क्षेत्र अब कहाँ आ गया, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अधीन आ गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी नदी घाटी परियोजना बनाई जानी है। तो उससे क्या होता है, सीधा सीधा समाज पर प्रभाव पड़ता है। आगे जलीय जीवों पर प्रभाव।
आप जानते हैं जो जल में रहने वाले जीव हैं उन पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार से देखिए, बांध के जलाशय में मछलियों की पर्याप्त पोषक तत्व नहीं होते हैं। जो नदियों को रोक करके बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का हम निर्माण करते हैं, तो जो नदियों में बहने वाली मछलियाँ होती हैं, नदियों के जल में रहने वाली जो मछलियाँ होती हैं, जब वो एक जलीय स्रोत यानी जलाशय में, जहाँ पर हम बांध के माध्यम से जल को स्टोर कर रहे हैं, वहाँ पर आकर वो भी ठहर जाती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मछलियों के जो पोषक तत्व हैं वो मिल नहीं पाते, क्योंकि पहले से जो मछलियाँ हैं पहले से रह रही हैं, वहाँ के सारे पोषक तत्वों को नष्ट करके खा करके अपना जीवन यापन कर ली होती हैं। जो नई मछलियाँ आती हैं उनको पूर्ण रूप से वहाँ पोषण नहीं मिल पाता और ना ही वो अंडे देने के लिए बाहर जा पाती हैं। तो इस प्रकार से जलीय जीवों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रादेशिक जल विवाद। प्रादेशिक जल विवाद का मतलब ये होता है, जब हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाते हैं किसी राज्य में, तो आप जानते हैं कि वहाँ क्या करते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के माध्यम से बहुत सारे जल को एकत्र करते हैं। जब जल को एकत्र करते हैं तो कभी कभी कुछ कंडीशंस में क्या होता है, जल को हमें एक वहाँ से रिलीज़ करना पड़ता है। उन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के माध्यम से जल को छोड़ना पड़ता है, रिलीज़ करना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी क्षेत्र में जल अधिक पहुंच जाता है, जो उस राज्य से दूसरे राज्य में, उस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है, तो कभी कभी इन छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के उनमें विवाद बना रहता है। यही मान लीजिए, जल की अगर कमी हो जाती है और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के माध्यम से एक राज्य में ही जल को स्टोर कर दिया जाए, तो दूसरे राज्य में जल नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ सूखे की समस्या होने का खतरा रहता है। तो उस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, प्रादेशिक जल के विवाद बने रहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये देखिए, उत्तराखंड राज्य ऊंचा क्षेत्र आप जानते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। वहाँ पर जो बांध बनाए गए हैं, बांधों द्वारा जो जल जो है निचले राज्यों में छोड़ा जाता है, तो विवाद की समस्या खड़ी होती है। यानी उत्तराखंड हमारा ऊंचा राज्य है, जल स्टोर कर रखा है, और कुछ राज्य नीचे क्षेत्र में आते हैं। तो जहाँ ऊपर वाले क्षेत्र से अगर जल को छोड़ने की स्थितियाँ नीचे वाले राज्यों को कभी कभी जब समस्या का सामना करने के लिए मजबूर कर देती हैं, तो उन दोनों राज्यों में प्रादेशिक जल का विवाद हो जाता है। उसको हम प्रादेशिक जल विवाद कहते हैं। ठीक है, आगे है अपने में तल छटका भारी जवाब। जो नदियां हैं उसके जो तल हैं उसमें क्या होता है, तल छटका भारी जमाव हो जाता है। किस प्रकार से देखिए, नदियों के प्राकृतिक प्रभाव को नियमित करने से बांध के जलाशय की सतह की बात करेंगे, सतह में तल छटका भारी जवाब। तो यहाँ जो हेडिंग बनेगा ये आप हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ पर सतह है, सतह में तल छटका भारी दबाव बन जाता है, जमाव की बात करेंगे। तो नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को नियमित करने से बांध के जलाशय की सतह तलछट से भर जाती है, जिससे सतह पथरीली हो जाती है, जो बाढ़ के लिए उत्तरदायी होती है। तो जो सतह है बांध की, उस तलछट में उसकी जो तलहटी होती है उसमें भारी जमाव हो जाता है विभिन्न पदार्थों का। आगे हम बात करेंगे फसल प्रतिरूप में बदलाव, यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के माध्यम से फसलों के प्रतिरूप में किस प्रकार से बदलाव होता है। देखिए, आप जानते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के माध्यम से अत्यधिक जल को स्टोर किया जाता है। जब जल स्टोर किया जाता है तो उन क्षेत्रों में जो किसान होते हैं उनकी जो फसलें होती हैं वो प्रतिरूप कैसे परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जिन क्षेत्रों में हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को बना रहे हैं वहाँ के जो भूमिगत जल है उसका स्तर ऊँचा हो जाता है, क्योंकि भूमि जल सोखती रहती है। जब भूमिगत जल का स्तर ऊंचा हो जाता है तो भूमि में अत्यधिक नमी हो जाती है, तो वहाँ पर इस प्रकार की ही फसलें उगाई जा सकती हैं जो अत्यधिक नमी को सहन कर सकें, यानी कम सिंचाई वाली फसलें वहाँ उगाई नहीं जा सकती। तो इस प्रकार उन क्षेत्रों में किसानों को जो अपनी फसल का जो रूप है वो परिवर्तित करना पड़ता है, यानी ऐसी ही फसलों को उनको बोना होता है, या ऐसी फसलें बोने के लिए वो मजबूर होते हैं जहाँ जो केवल अधिक सिंचाई को सहन कर सकें। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि फसल का जो प्रतिरूप है वो बदलाव किस प्रकार से होता है। अब हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की। तो भारत में बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिनके बहुत सारे उद्देश्य हैं, विभिन्न विभिन्न राज्यों में वो बनाई गई हैं। तो सबसे पहले देखिए, बहुत सारी हैं, हाईलाइट्स करेंगे। सबसे पहली हमारी है भाखड़ा नागर बांध परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, नागार्जुन सागर बांध परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हालांकि बहुत सारी नदी घाटी परियोजना हैं भारत में, लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं जिनको आप हाईलाइट्स करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे भाखड़ा नागल परियोजना की। देखिए,
भाखड़ा नागल परियोजना, इसका थोड़ा परिचय, उसके बारे में इसकी थोड़ी विशेषताएं हम जानेंगे। भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं, यानी जो भाखड़ा नागल परियोजना है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। एक बार हाईलाइट कर लीजिए। यह परियोजना पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान के संयुक्त प्रयास से बनाई गई है, यानी 4 राज्यों के संयुक्त प्रयास से बनाई गई है। और कब बनाई गई है? 1963 ईस्वी में। और कहाँ बनाई गई है? पंजाब के रोपण जिले में भाखड़ा नागल स्थान पर सतलुज नदी पर बनाई गई है। तो यहाँ कई सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पढ़ होते हैं कि किस नदी पर बनाई गई है, तो यहाँ पर आता है सतलुज नदी पर। कब बनाई गई है? तो 1963 में। किस राज्य में बनाई गई है? पंजाब में। किस स्थान पर बनाई गई है? रोपड़ जिले में भाखड़ा नामक स्थान पर ही बनाई गई है। तो एक बार रिवाइज करेंगे। देखिए, यह परियोजना पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान के संयुक्त प्रयास से वर्ष 1963 में पंजाब के रोपड़ जिले में भाखड़ा नामक स्थान पर सतलुज नदी पर बनाई गई है या बनाई गई थी। अब इसकी विशेषताएं हैं कुछ, देखिए। यह बांध 19 मीटर ऊंचा, 315 मीटर लंबा तथा 121 मीटर चौड़ा है। यह भारत में दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा से 13 किलोमीटर नीचे की ओर नागल नामक स्थान पर एक अवरोधक नागल बांध बनाया गया है, जो विश्व का सबसे सर्वोच्च गुरुत्वीय बांध है। यानी गुरुत्वाकर्षण इसमें है, मेरे ख्याल से इसमें जो बात की जा रही है, तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा का जल इसके पीछे निर्मित गोविंद सागर जलाशय में एकत्रित किया जाता है। जो भाखड़ा नागल बांध का जल है वो किसी सरागर मतलब उससे पीछे ही, यानी भाखड़ा नागल बांध मान लिया आगे है, तो इससे थोड़ा पीछे ही जो ये हमारा जलाशय है गोविंद सागर, उसमें इसका जल एकत्रित किया जाता है। इस परियोजना से निकली नहरों द्वारा, जो बहुत सारी नहरें निकली हैं, उन नहरों द्वारा क्या किया जाता है? सिंचाई का कार्य किया जाता है। और सिंचाई किन किन राज्यों में की जाती है? देखिए, हाईलाइट करेंगे। पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में। इन 3 राज्यों में प्रमुखतः इस परियोजना के माध्यम से कृषि की जाती है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि इन राज्यों के माध्यम से ही आपसी सहयोग के लिए कृषि के विकास के लिए इस परियोजना का क्रियान्वयन किया गया था। और इस परियोजना के क्रियान्वयन से, इस परियोजना के बन जाने से इन क्षेत्रों में कृषि अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन यहाँ पर आया है। ये बात करेंगे, यानी क्रांतिकारी परिवर्तन इस परियोजना के माध्यम से इन तीनों राज्यों में आया। आगे, भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभ की गई हरित क्रांति के उद्देश्यों की पूर्ति में भी इस योजना ने उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह किया है। यानी हरित क्रांति जो कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए की चलाई जाती है, उसमें भी इस परियोजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किस प्रकार से? क्योंकि इसके माध्यम से कृषि की जाएगी, कृषि क्षेत्र का विकास होगा, सिंचाई के लिए जल मिलेगा। सिंचाई के लिए जल मिलेगा तो इससे क्या होगा? कृषि हरी भरी होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। इसके अलावा इस परियोजना के द्वारा उत्पादित विद्युत के उपयोग से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान में उद्योगों का प्रचुर मात्रा में विकास हुआ है। क्योंकि हम पहली बात कर चुके हैं कि इन परियोजनाओं के उद्देश्य कई सारे होते हैं। तो अभी हमने सिंचाई के बारे में पढ़ा, तो इसके साथ साथ सिंचाई के साथ साथ इस परियोजना का जो दूसरा उद्देश्य प्रमुखता है वो है विद्युत उत्पादन। यानी इस परियोजना से उत्पादित विद्युत के उपयोग से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान में उद्योगों का प्रचुर मात्रा में विकास हुआ है। क्योंकि उद्योग को चलाने के लिए आसानी से इस परियोजना के माध्यम से जो उत्पादित विद्युत होती है उसका उपयोग किया जा सकता है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं, जिनसे 1024 मेगावाट जल विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि भाखड़ा नागल बांध से कितनी मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो यहाँ पर 1024 आ सकता है। अगर हम बात कर सकते हैं कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना में कितने विद्युत गृह हैं, तो यहाँ हम बात करेंगे 3 विद्युत गृह हैं। कितने हैं? 3 विद्युत गृह हैं। तो ये आप एक बार से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे, और इसका परिचय हमने अब जान लिया है। अब भाखड़ा नागल बांध परियोजना का जो हम एक दूसरा डायग्राम देखेंगे। देखिए, ये भाखड़ा नागल बांध परियोजना है जो इस प्रकार से है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे, गोविंद सागर जो डैम है वो इसके पीछे दिशा में है, क्योंकि पहले ही जल को स्टोर किया जाता है। और ये संपूर्ण जो हमारी परियोजना है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना है, इससे जल गिरा करके इस यहाँ पर टरबाइन के माध्यम से विद्युत उत्पन्न की जाती है। और फिर इस छोटे छोटे इस जल समूह को छोटी छोटी नहरों में बांट दिया जाता है, जिससे सिंचाई की नहरें विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न भागों में बंट करके सिंचाई करती हैं। तो ये हमारा था भाखड़ा नागल बांध परियोजना का छोटा सा परिचय। अभी आगे हम कई सारी परियोजनाओं के बारे में जानेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम केवल इतना ही जानेंगे। अगली वीडियो में हम अगली परियोजना के साथ उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, और कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।